Hello students, most welcome to Let's Crack UPSC CSC by Unacademy and this is your session of daily current affairs plus MCQs जहां पे आपके द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हाफ एन आवर में। एंड आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को आपको पढ़ करके आंसर करना है कमेंट सेक्शन में और अपना स्कोर जो है वो भी मुझे बताना है। कल आपका जो डेली करंट अफेयर्स का सीरीज आएगा उसमें आपको इस सीरीज के जो क्वेश्चन है उसके आंसर मिल जाएंगे। ये अपनी एक लिंक बनती जाएगी। ट्राई करें कि आप क्लास को अच्छे से सुने और जितने भी क्वेश्चंस हैं लास्ट में उसका आंसर करके अपना स्कोर बताएं। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। दिस इज अबाउट मी, आई एम सोनप्रिया। मैं अनअकैडमी के इसी चैनल पे आपकी 7:30 AM एडिटोरियल का सेशन लेती हूँ। इसके अलावा 4 PM मंडे टू फ्राइडे हिस्ट्री का सेशन लेती हूँ। सैटरडे को आपका PIB वीकली सेशन होता है लेकिन वो अनअकैडमी की ऐप पे होता है। आपकी स्पेशल क्लास जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बस लिंक प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम चैनल सोनप्रिया मीना कोर्स ग्रुप पे। आपको लिंक पे क्लिक करना है, क्लास को ज्वाइन करना है एंड आप उस क्लास को फ्रीली अवेल कर सकते हो जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होगी। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। द फर्स्ट न्यूज दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम today's newspaper and prelims perspective is ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि नेपाल ने चाइना का ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा कि ये चाइना का सिक्योरिटी इनिशिएटिव क्या है एंड फिर हम देखेंगे कि नेपाल ने इसको ज्वाइन करने से आखिर मना क्यों कर दिया। वैसे तो नेपाल और चाइना की काफी अच्छी दोस्ती है। लेट्स सी दिस। अगर हम ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की बात करें तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि चाइना की फॉरेन पॉलिसी के जो 3 नए इनिशिएटिव्स हैं उनमें से एक है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। बाकी 2 क्या हैं? ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो नेपाल ने ज्वाइन कर लिया है एंड ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव को लेकर के भी नेपाल पॉजिटिव है। सो व्हाई नॉट ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव? नेपाल ने ये क्यों नहीं ज्वाइन किया? बेसिकली ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव क्या है? तो अगर हम देखें तो चाइना के अकॉर्डिंग ये चाइना का एक प्रोग्राम है जिसके वाया वो एशिया के अंदर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी जो है उसको रीस्टोर करना चाहता है। एंड एशिया के अंदर जिस तरीके से यूएस, उसकी एलाइड फोर्सेस एंड साथ ही साथ में क्वेड जैसे ग्रुप्स ने जो इनस्टेबिलिटी पैदा करी है उसको दूर करना चाहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरीके से ये एंटी यूएस एंटी वेस्ट प्लेटफॉर्म के रूप में इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को डेवलप करना चाहता है। यहाँ पे क्वेड जो ग्रुप है उसको भी टारगेट किया गया है जिसका इंडिया मेंबर है। तो आप देख सकते हो चाइना जो है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के वाया खुद को एशिया में सिंगल मोस्ट पावर के रूप में वापस से रीएस्टेब्लिश करना चाहता है। ये एशिया के अंदर अपनी हेजिमनी जो है उसको एस्टेब्लिश करना चाहता है। ठीक है, तो ये इसका इनिशिएटिव है। बेसिकली अगर यहाँ पे देखो आप तो जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में बातचीत की गई है वो जो हम बोलते हैं ना पंचशील के 5 सिद्धांत या 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, उसी से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। लेकिन आप क्या देखेंगे, चाइना ने इसको थोड़ा सा मेक ओवर कर दिया है। सो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करना, इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर ना करना, कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसको डायलॉग के वाया रिजॉल्व करना, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स का रिस्पेक्ट करना, यूनाइटेड नेशंस चार्टर का रिस्पेक्ट करना, ये सारी बातें चाइना ने यहाँ पे कही हैं। एंड आपको पता है चाइना की एक्शंस जो हैं वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, राइट? दिस शोज द हाइपोक्रेसी ऑफ चाइना। यहाँ पे जो चाइना ने बात करी है उसको देखते हैं। तो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के अंदर चाइना कहता है कि वी बिलीव इन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। इंडिविजुअल सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि नो कंट्री कैन स्ट्रेंथन इट्स ओन सिक्योरिटी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। इनडायरेक्टली यहाँ पे यूएस और उसकी जो एलाइड कंट्रीज हैं उनको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप जहाँ पे कह रहे हो कि आप इंडो पैसिफिक के अंदर इसलिए इंटरफेयर कर रहे हो क्योंकि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए स्टेप ले रहे हो, आप ये चाइना को थ्रेट करके नहीं कर सकते। दूसरा, एशियन सिक्योरिटी मॉडल। उनका कहना है कि हमें एक नया एशियन सिक्योरिटी मॉडल बनाना चाहिए जो यूएस और जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं और उनकी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है जो चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए बनाई गई थी उसके बिल्कुल अपोजिट होगा। यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ओपननेस, इंटीग्रेशन, इन सारे चीजों को ध्यान में रखा जाएगा।
फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि डायलॉग के वाया सारे डिस्प्यूट्स जो है उसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए रेदर देन सैंक्शंस। तो यहाँ पे सीधा सीधा अमेरिका का जो सैंक्शंस रेजीम है ना, सैंक्शंस रेजीम है, उसको टारगेट किया जा रहा है। और क्या कहता है, और कहता है कि अमेरिका और उसकी जो एलाइड कंट्रीज हैं, उन्होंने क्वेड के वाया या जो ऑकस ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस वाला, इनके वाया क्या किया है, इंडो पैसिफिक के अंदर एक नया कोल्ड वॉर जो है उसको शुरू कर दिया है। और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के वाया चाइना अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलकर के एशिया में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को रिस्टोर करके ये जो नया कोल्ड वॉर है इसको खत्म करना चाहता है, रीजनल स्टेबिलिटी पीस चाहता है। तो यहाँ पे चाइना जो है एक तरीके से इसे अपनी फॉरेन पॉलिसी के इन्फ्लुएंशियल मेजर की तरह यूज कर रहा है ना। तो ये ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है ना। अब क्वेश्चन उठता है कि चाइना का ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, जहां पे वो एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है एशिया के अंदर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए, किसका ऑल्टरनेटिव, जो यूएस और उसकी एलाइड कंट्रीज जो है उनका जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उसका एक ऑल्टरनेटिव, इसको नेपाल जो कि क्लोज पार्टनर है चाइना का, उसने ज्वाइन करने से क्यों मना कर दिया। सीधी सी बात है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है इसको एंटी यूएस एंटी वेस्ट इनिशिएटिव के रूप में देखा जा रहा है, और दूसरा इसको एंटी इंडिया के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे चाइना क्वेड ग्रुपिंग को भी टारगेट किया है कि ये क्वेड जैसी ग्रुपिंग जो है ये एशिया के अंदर न्यू कोल्ड वॉर को स्टार्ट कर रही है। ऑब्वियसली नेपाल जो है वो नहीं चाहेगा कि उसका जो क्लोज नेबर है इंडिया, वो उसके साथ में कोई दुश्मनी मोल ले, या फिर वो यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी एनिमिटी जो है वो डेवलप करे। इसीलिए यहाँ पे बहुत ही कॉशियस मेजर जो है वो नेपाल के द्वारा लिया गया है, एंड यहाँ पे उन्होंने काफी सेफ प्ले किया है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को ज्वाइन न करके। दूसरा, आपका जो आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज पर्टेनिंग टू एंजल टैक्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सेंटर सॉफ्टेन्स एंजल टैक्स रूल्स। अब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सेंटर ने अंदर रूल्स में क्या चेंज किया है वो देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सेंटर क्या करने वाला है। सेंटर एंजल टैक्स जो है इसको ईज कर रहा है, यानी कि इसमें कुछ रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करेगा। अब रिलैक्सेशंस क्यों प्रोवाइड कर रहा है ये जानने के लिए आपको जानना होगा कि एंजल टैक्स होता क्या है। तो सीधी सी बात है, मानो ये कोई आपका स्टार्टअप है, ठीक है, ये कोई आपका स्टार्टअप है, कोई अनलिस्टेड कंपनी है। अब यहाँ पे एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है जिसके पास खूब सारा पैसा है, एंड ये यहाँ पे सीड कैपिटल, इनिशियल कैपिटल जो बिजनेस में चाहिए होती है वो देने को तैयार है। बदले में ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है इसको क्या मिलेगा, इसको कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। नाउ यहाँ पे कंसर्न क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है ये अपनी जो अनअकाउंटेड मनी है, आप कह सकते हो ब्लैक मनी है, या तो जो इलीगल सोर्सेस से है, या फिर ये वो पैसा है जो लीगली कमाया गया है लेकिन जिसपे जो टैक्स ड्यू है वो नहीं पे किया गया है। हो सकता है वो इस अनअकाउंटेड मनी को क्या करे, यहाँ इन्वेस्ट कर दे, एंड इस शेयर्स के वाया इसको व्हाइट मनी के अंदर चेंज कर ले, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरह। तो यहाँ पे सरकार ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने 2012 के अंदर एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिसको एंजल टैक्स कहते हैं। एंजल टैक्स क्यों, क्योंकि ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है ये एक तरीके से स्टार्टअप के लिए क्या है, एंजल इन्वेस्टर है ना। इसके लिए भगवान के द्वारा भेजा गया दूत की तरह है जो इसकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने को तैयार है। नाउ अगर ये स्टार्टअप जो है ये यहाँ पे इसको शेयर्स प्रोवाइड कर रही है, तो गवर्नमेंट को ये श्योर करना था, है ना, गवर्नमेंट वांटेड टू बी श्योर कि यहाँ पे कोई भी अनअकाउंटेड मनी जो है वो स्टार्टअप्स में यहाँ पे इन्वेस्ट न की जाए। तो एंजल टैक्स क्या होता है, एंजल टैक्स बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो आप क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे इट इज द टैक्स लेवीड ऑन द कैपिटल raised via issue of shares by unlisted companies if the share price of the issued share is seen in excess of the fair market value of the company। यानी कि इस पर्टिकुलर स्टार्टअप का जितना मार्केट वैल्यू है अगर उससे ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है
तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई घोटाला हो। तो सरकार ने कहा कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है, उससे ऊपर अगर कोई आपके ऊपर आपके अंदर इन्वेस्ट करता है और आप उसके बदले में उसको शेयर्स, इक्विटी देते हो, तो उसके ऊपर फिर आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो इससे क्या होगा कि कोई भी कंपनी यही चाहेगी कि यार जितनी भी हमारी फेयर मार्केट वैल्यू है, उतना ही आप इन्वेस्ट करो। अगर आप उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमारे लिए ट्रबल है, क्योंकि हमें यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, और ये टैक्स भी कम नहीं है। ये टैक्स का कितना है अमाउंट, ये 30.9%, यानी कि अराउंड 31% है। सो फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर जितना भी कैपिटल आया है, उसके वैल्यू पे 30.9% का टैक्स लगेगा। अ ह्यूज टैक्स, अ ह्यूज टैक्स। ठीक है। सो 2012 में ही हमारे यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया गया था, फाइनेंस एक्ट 2012 के वाया इनकम टैक्स 1961 के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ चेंजेस किए गए थे। सो सरकार यहाँ पे अभी क्या कर रही है कि ये जो एंजल टैक्स रूल्स हैं, इनमें कुछ रिलैक्सेशन करेगी। ठीक है। अब क्यों ऐसा करना है? ताकि स्टार्टअप्स जो हैं उनको फंडिंग मिलती रहे, बहुत ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे न हो। आपको पता है स्टार्टअप्स जो हैं उनके अंदर फंडिंग का बहुत ज्यादा ड्राउट चल रहा है, सूखा चल रहा है, राइट। यहाँ पे आपको एक और चीज देखनी होगी। आप क्या देखेंगे कि फाइनेंस बिल 2023, यानी फाइनेंस एक्ट 2023 के आने से पहले एंजल टैक्स के जो प्रोविजंस है वो केवल जो रेसिडेंट इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के अंदर उन पे अप्लीकेबल थे। बट अब ये आपके जो एनआरआई इन्वेस्टर्स हैं स्टार्टअप्स में, उसके ऊपर भी अप्लीकेबल है, उसके ऊपर भी अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आपको एंजल टैक्स का मतलब पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पे आपको एंजल इन्वेस्टर का मतलब पता होना चाहिए, एंड यहाँ पे एंजल टैक्स का पर्पस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और भी करंट अफेयर्स है उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अन अकेडमी का यूपीएससी सिविल सर्विसेज में काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, और अब आपकी 2024 के एग्जाम में केवल 9 मंथ्स रह गए हैं। तो यहाँ पे अन अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है इन 9 मंथ्स में एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, वो भी अप टू 50% ऑफ पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, वन ऑन वन मेंटोरशिप सब कुछ मिल रहा है केवल 37,000 रुपीज पे, अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं सोन लाइव। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा कोर्स परचेस करने का, क्लिक ऑन द लिंक, यूज द कोड, एंड यू विल गेट द कोर्स एट डिस्काउंटेड प्राइस। आपके ऑप्शनल के जो बैचेस हैं वो भी शुरू होने वाले हैं बहुत जल्दी। इनको परचेस करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, हिस्ट्री, पॉबेड, एंथ्रो। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यू हैव टू यूज द कोड सोन लाइव। बाकी ईएमआई का ऑप्शन भी है। नेक्स्ट, यहाँ पे हम प्लांट स्पीशीज इन न्यूज करेंगे। बालसम स्पीशीज जो है दे हैव बीन इन द न्यूज। आप यहाँ देख सकते हैं, बालसम्स इन फुल ब्लूम एड टू विजुअल ट्रीट इन मुन्नार। सो मुन्नार इज वेयर? इट इज इन केरला, है ना, केरला। तो देखते हैं कि ये जो आपका बालसम स्पीशीज है इसके बारे में एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप क्या देखेंगे कि केरला के अंदर लोकली इसको किस नाम से जाना जाता है? कासी थुम्बा या ओनप पोऊ। ठीक है, कासी थुम्बा या ओनप पोऊ के नाम से जाना जाता है। इम्पेशियंस जिस जीनस को बालसम बिलोंग करते हैं, इनको कई और नाम से, जैसे कि बालसम ही हो गया एक, टच मी नॉट हो गया, है ना, ज्वेल वीड हो गया, इस नाम से भी जाना जाता है। जनरली बालसम प्लांट स्पीशीज जो है ये आपको ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन जो है उसके अंदर मिलती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ 220 स्पीशीज हैं बालसम की, एंड इनका जो मेजोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर एंड वेस्टर्न घाट्स के अंदर है, जो आपको पता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इनफैक्ट जो सदर्न वेस्टर्न घाट्स हैं उनमें आपको आउट ऑफ 220 बालसम स्पीशीज जो हमारे यहाँ मिलती हैं, 135 स्पीशीज मिलेंगी। आप क्या देखेंगे कि ये जो बालसम स्पीशीज हैं जनरली ये फॉरेस्टेड एरियाज में जो ह्यूमिड एरियाज होते हैं उसको प्रेफर करती है, एंड काफी ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन से सेंसिटिव होती है। अगर एक्सट्रीम ड्राउट है या एक्सटेंडेड एक्सपोजर टू सनलाइट इनका हो जाता है तो आप देखेंगे कि ये क्रॉप्स जो है ये आपकी एक तरीके से विल्ट होने लगती है ना, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव। इनको इंडिकेटर स्पीशीज के रूप में आप यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज
आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि टेम्परेचर कंडीशंस के अंदर या प्रेसिपिटेशन कंडीशंस में कोई ड्रास्टिक चेंज है, तो आपको इस पर्टिकुलर स्पीशीज की पॉपुलेशन के अंदर भी चेंज साफ नजर आएगा। सो अगर कहीं पे बाल्सम स्पीशीज जो है जैसी नेचुरली ग्रो करती थी उतनी कर रही है, देन वहां पे जो माइक्रो क्लाइमेट है वो परफेक्ट है। बट अगर यहाँ पे बाल्सम स्पीशीज की पॉपुलेशन में आपको कोई सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिलता है, वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ का माइक्रो क्लाइमेट जो है उसमें चेंजेस हो रहे हैं। सो दिस एक्स इज इंडिकेटर स्पीशीज ऑफ क्लाइमेट चेंज। बाकी आप देखेंगे कि बाल्सम स्पीशीज एनुअल भी होती हैं, पेरेनियल हर्ब्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। एंड मोस्टली ये जो अपनी लाइफ साइकिल है, ये जो एनुअल स्पीशीज होती हैं वो जून टू दिसंबर यानी कि मॉनसून वाले टाइम के अंदर पूरी कर लेती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस। क्यों? क्योंकि जो 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉफी जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बेंगलुरु के अंदर। एंड नाउ ये जो बेंगलुरु को चूज किया गया है वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसके पीछे का एक रीजन है। द रीजन इज, आप देखोगे कि इंडिया के अंदर जितना भी कॉफी प्रोड्यूस होता है उसमें से 70% जो है वो कर्नाटका से आता है। ठीक है, वो कर्नाटका से आता है। अब हम यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉफी के बारे में एंड कॉफी कल्टीवेशन के लिए किस तरीके की कंडीशंस आपको चाहिए होती हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, उसको डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉफी की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको 1963 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया। एंड आप देखेंगे कि ये यूनाइटेड नेशंस के एजिस के अंदर काम करता है। हुआ क्या था, 1962 में फर्स्ट इंटरनेशनल कॉफी अग्रीमेंट साइन किया गया अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जिसने फाइनली रास्ता बनाया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉफी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। आप यहाँ पे क्या देखेंगे, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो मेंबरशिप है वो आपके जो कॉफी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं और जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो बनाती हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या देखेंगे, इसके अंदर वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शन में जो कंट्रीज 93% कंट्रीब्यूट करती हैं वो इसकी मेंबर्स हैं, और वर्ल्ड कॉफी कंजम्पशन में जिन कंट्रीज का 63% कंजम्पशन है वो इसके मेंबर्स हैं। आप यहाँ देख पाएंगे देयर आर टोटल 49 मेंबर्स, जिसमें से 42 जो हैं वो कॉफी एक्सपोर्टिंग है, 7 कॉफी इंपोर्टिंग है। इसका काम क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन आखिर क्यों फॉर्म किया गया? तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, बेसिकली टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल कॉफी सेक्टर and promote sustainable expansion in a market based environment, sustainable expansion in a market based environment for the benefit of all actors in the ग्लोबल कॉफी वैल्यू चेन। यानी कि ग्लोबल कॉफी वैल्यू चेन में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, राइट फ्रॉम द कल्टीवेटर टू द फाइनल कंज्यूमर, उन सब के बेनिफिट के लिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। तो ये ग्लोबल कॉफी सेक्टर जो उसको स्ट्रेंथन करेगा, सस्टेनेबल कंजम्पशन जो है एंड कल्टीवेशन जो है उसको प्रमोट करता है। अब हम अगर कल्टीवेशन ऑफ कॉफी के लिए कंडीशंस देखें तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि कॉफी की 2 स्पीशीज सबसे ज्यादा कॉमन है, एक कॉफी अरेबिका एंड कॉफी रोबस्टा। कॉफी के कल्टीवेशन के लिए जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं उसकी अगर हम बात करें तो आप क्या देखेंगे, ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर ज्यादा अच्छे से ग्रो करती है। तो टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 15 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक। रेनफॉल कितनी चाहिए होती है, 150 से 250 सेंटीमीटर एनुअल प्रेसिपिटेशन चाहिए होता है। सॉइल की अगर हम बात करें तो लोमी सॉइल जो कि ह्यूमस में आयरन एंड कैल्शियम में रिच होती है उसमें ये अच्छे से ग्रो करती है। आप देखेंगे कि ग्रो करते वक्त कॉफी की जो प्लांट स्पीशीज है ना, दे ग्रो वेल अंडर शेड। जनरली इनको आपके हिली स्लोप्स के ऊपर कल्टीवेट किया जाता है, और ये हिली स्लोप्स जो हैं इनकी हाइट जो है सी लेवल से अगर आप देखो तो 600 से 1600 मीटर्स तक वेरी कर सकती है। ग्रो करते वक्त इनको ड्राई वेदर की जरूरत होती है। अगर हम इंडिया में देखें कॉफी ग्रोइंग स्टेट्स को तो आप देखेंगे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा एंड उड़ीसा, ये
हमारे लिए मेजर कॉफी ग्रोइंग स्टेट्स हैं, जिसमें से कर्नाटका लीडिंग प्रोड्यूसर है एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू 70% ऑफ टोटल आउटपुट। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया दुनिया में 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का। इट इज द 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, और इसका जो मेजर डेस्टिनेशन है वो आपकी यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि इटली, जर्मनी एंड रशिया के अंदर है। अब प्लेसेस इन न्यूज के अंदर आपका स्कारबोरो शॉल है, ठीक है, स्कारबोरो शॉल है। आप देख पा रहे होंगे स्कारबोरो शॉल जो है ये साउथ चाइना सी के अंदर है, जो आपका पैसिफिक ओशन का ही हिस्सा है। स्कारबोरो शॉल को लेकर के फिलीपींस एंड चाइना के बीच में डिस्प्यूट है। आपको पता होगा चाइना जो है वो अपनी 9 डैश लाइन के अंदर ऑलमोस्ट एंटायर आपका साउथ चाइना सी है उसे अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मानता है। इनफैक्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का यहाँ पे जो वर्डिक्ट आया था जिसने कहा था कि ये 9 डैश लाइन जो है ये वैलिड नहीं है, चाइना इतने बड़े स्फीयर पे क्लेम नहीं कर सकता, चाइना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर को भी मानने को तैयार नहीं है, राइट। अगर हम स्कारबोरो शॉल की बात करें तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि स्कारबोरो शॉल ऑब्वियसली जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये साउथ चाइना सी के अंदर है, और फिलीपींस का जो लुजोन आइलैंड है इससे ये 120 नॉटिकल माइल वेस्ट में है। अब आप देखिए कि अगर यहाँ पे लुजोन है और इसके 120 नॉटिकल माइल्स के अंदर स्कारबोरो शॉल है, तो इट इज वेरी मच क्लियर दैट इट इज पार्ट ऑफ फिलीपींस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी भी कंट्री की जो टेरिटरी है, जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो ये यहाँ से आपके 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है, और यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं उन सबको एक्सप्लॉइट करने का एक्सक्लूसिव राइट इस पर्टिकुलर कंट्री के पास होता है। तो अगर लुजोन से 120 नॉटिकल माइल्स पे स्कारबोरो शॉल है तो ये क्लियरली फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं, और इन शॉल के आसपास में जो भी रिसोर्सेज हैं या इन शॉल्स का एक्सेस जो है वो केवल केवल फिलीपींस जो है उसको होना चाहिए। लेकिन चाइना 9 डैश लाइन के अंदर स्कारबोरो शॉल को अपना हिस्सा मानता है, और आप देखेंगे कि 2012 में चाइना ने स्कारबोरो शॉल आइलैंड्स जो हैं इनको सीज कर लिया था और इनको रीनेम कर दिया था हुआनग्यान आइलैंड। हुआनग्यान आइलैंड यानी स्कारबोरो शॉल एंड हुआनग्यान आइलैंड दे आर वन एंड द सेम। So this shows aggressive and expansionist China in the South China Sea. स्कारबोरो शॉल जो है ये साउथ चाइना सी के अंदर लार्जेस्ट अटॉल है। अब अटॉल क्या होते हैं? बेसिकली अटॉल जो है ये आपके सर्कुलर कोरल रीफ्स होते हैं। जनरली जो आपकी वाटर बॉडीज होती है ना, उसके आसपास इस तरीके से कोरल रीफ फॉर्म हो जाते हैं। सो स्कारबोरो इज द लार्जेस्ट अटॉल इन साउथ चाइना सी, एंड व्हाट इज अटॉल? दे आर सर्कुलर और सेमी सर्कुलर रीफ्स, कोरल रीफ। तो आपको पता ही है जो कोरल रीफ्स होती हैं, है ना, यहाँ पे काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, फिशेस जो हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे मिलती हैं, इसीलिए फिशरमैन जो हैं वो रीफ्स के आसपास पाए जाते हैं। सो फिलीपींस के फिशरमैन जो हैं वो भी स्कारबोरो शॉल जो है यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज कैरी आउट करना चाहते हैं, बट चाइना जो है वो कहता है कि नहीं, ये हमारी 9 डैश लाइन के अंदर है, इसीलिए यहाँ पे केवल चाइनीज फिशरमैन को एक्सेस होगा। सो स्कारबोरो शॉल इज नाउ इन द न्यूज बिकॉज it is a matter of tension between China and Philippines. आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और लास्ट आर्टिकल टू बी डिस्कस, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। नासा टू लॉन्च साइक मिशन टू मेटल रीच एस्ट्रॉइड टू फाइंड आउट हाउ अर्थ वाज फॉर्म्ड। सो यहाँ पे नासा का साइक मिशन जो है इट हैज बीन इन द न्यूज। अक्टूबर 5 को नासा अपना साइक मिशन जो है इसको लॉन्च करेगा। कुछ 6 साल का ड्यूरेशन होगा, और उसके बाद में 3.6 बिलियन किलोमीटर्स को कवर करके ये साइक मिशन जो है ये अपना जो टारगेट एस्ट्रॉइड है जिसका नाम साइक है, अ मेटल रिच एस्ट्रॉइड, वहां पे पहुंच जाएगा। ये वहां से कुछ सैंपल्स लेके आएगा, इन सैंपल्स को हम स्टडी करना चाहते हैं, एंड ये हमें इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा हाउ अर्थ वाज फॉर्म्ड, है ना, एंड आल्सो इंसाइट्स रिगार्डिंग दी
period when our solar system was formed. साइक मिशन पे ही क्यों भेजा गया है? तो आप क्या देखेंगे, मतलब साइक एस्ट्रॉइड पे ही ये मिशन क्यों भेजा गया है? तो आप क्या देखेंगे कि साइक एक एस्ट्रॉइड का नाम है, और ये जो एस्ट्रॉइड है, ये आपके मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसी का हिस्सा है। इस एस्ट्रॉइड की स्पेशलिटी क्या है? ये मेटल रिच है, यानी कि यहाँ पे आपको निकल और आयरन का एक अच्छा खासा कंपोजिशन देखने को मिलता है। और आपको पता है नाइफ है ना, जो निकल और आयरन है, ये बेसिकली प्लैनेट्स के कोर के अंदर मिलते हैं। यानी कि माना जा रहा है कि साइक, जो कि एक मेटालिक एस्ट्रॉइड है और सन को ऑर्बिट कर रही है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसके पार्ट के रूप में, ये क्योंकि इसके अंदर नाइफ, निकल एंड आयरन का एक अच्छा खासा कंपोजिशन है, ये मोस्टली शायद किसी प्लैनेट का जो कोर का एक्सपोज्ड पोर्शन है उसका रिमेनिंग पार्ट है। और अगर हम इसको स्टडी कर लेते हैं तो ये हमें हेल्प करेगा कि किस तरीके से जो आपकी प्लैनेटरी बॉडीज हैं एंड अदर बॉडीज हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, वहां पे आपको सेपरेटेड लेयर्स देखने को मिलते हैं। जैसे हम कहते हैं हमारे अर्थ का क्रस्ट है ना, मेंटल है, कोर है। तो ये जो लेयर्स है ये किस तरीके से फॉर्म हुए, ये इंसाइट्स डेवलप करने में हेल्प करेगा। सोलर सिस्टम का जो बिगिनिंग पीरियड है उसके बारे में इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। एंड यस, हम यहाँ पे एक मेटल रिच एस्ट्रॉइड जो है उसको एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो दिस मिशन इज वेरी सिग्निफिकेंट, राइट? सो देखते हैं कि इस मिशन का रिजल्ट क्या निकल के आता है, व्हाट इनसाइट्स इट प्रोवाइड्स अस regarding the origin of the solar system, formation of the planets, how the planets were separated into layers, है ना, जैसे कि अर्थ जो है उसका आपका क्रस्ट, मैंटल एंड कोर है, हाउ दिस लेयर्स वर फॉर्म्ड। सो इसके बारे में और डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारी डेवलप होगी। रिसेंटली जो आपका बेनू एस्ट्रॉइड है, उससे भी नासा का जो ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट मिशन था, वो सैंपल्स जो है वो लेकर के लौटा है, उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इंटरेस्टिंग। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द बालासम स्पीशीज। ठीक है, इट इज रिगार्डिंग द बालासम स्पीशीज एंड आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट, they are locally called as Kasithumba and Onappavu in Kerala. They are distributed across tropical, subtropical, and northern temperate regions of the world. They are highly sensitive to climatic conditions like extreme drought and extended exposure to sunlight. आपको यहाँ बताना है कि बालासम स्पीशीज विच आर रिसेंटली इन द न्यूज, उनके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑप्शन ए ओनली, ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन थर्ड ए एंड सी ओनली, ऑप्शन फोर ऑल ऑफ द अबव। Next question is pertaining to global security initiative proposed by China and आपसे पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, it is a new security architecture for the Gulf region that seeks to counter the US-led Indo-Pacific strategy and Quad grouping. It upholds the principle of indivisible security. That means no country can strengthen its own security at the expense of others. It calls for a common, comprehensive, cooperative, and sustainable security and building an Asian security model of mutual respect, openness, and integration. All of the above. What do you think is the correct answer? Option A, one only. Option B, two and three. Option C, three and four. Option four, four only. Next question. What is the main objective of the Angel Tax? To encourage the growth of startups and innovation in India, to deter the generation and use of unaccounted money through subscription of shares of a closely held company, to regulate the FDI or foreign direct investment and portfolio investment in India, to promote the social welfare and corporate social responsibility of the companies. Select the correct answer, 1 and 2 only. Option B is 2 and 3. Option C is 1, 2, 3. And option D is 2 only.
आपको इन सब के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करने हैं फटाफट से, विदाउट एनी चीटिंग, एंड यू हैव टू टेल मी आपका स्कोर कितना है, ठीक है? हाउ मेनी ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट कॉफी कल्टीवेशन इन इंडिया? Coffee is grown on hill slopes at an elevation of 600 to 1600 meters above the sea level. Coffee requires a hot and humid climate with temperature range of 15 degree to 28 degrees centigrade and a rainfall of 150 to 250 centimeter. Karnataka is the largest producer of coffee in the world, followed by Kerala and Tamil Nadu. Coffee is generally grown under shady trees and requires dry weather at the time of ripening of the berries. क्या लगता है? How many of the statements are correct? One only, two only, three only, all four. So here your session ends. आपको आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट से कर देने हैं, जिसको हम कल क्लास के सेशन में आपको डिस्कस कर देंगे, आंसर्स भी बता देंगे, एंड यहाँ पे आपको अपना स्कोर भी मेंशन करना है, ठीक है, एज आई टोल्ड यू। बाकी मैंने आपको बताया अन अकेडमी का जो 2024 को टारगेट करके 9 मंथ्स का बैच है, यहाँ पे आपको 50% ऑफ मिल रहा है सितंबर 30th तक। आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, एंड पूरी फीस मत पे करना, जस्ट यूज द कोड सोन लाइव, SONLIVE। आपको ये 9 मंथ्स का कोर्स केवल 37,000 में मिल जाएगा, जहां पे आपका कंप्लीट जीएस, आपका सी सेट, आपका लाइव टेस्ट, प्रीलिम्स एंड मेंस का टेस्ट सीरीज है, एंड 1-on-1 मेंटोरशिप है। एंड अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं, आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप जो है वो भी मिलेगी। बाकी अन अकेडमी पे ऑप्शनल बैचेस जो है वो भी बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स के शुरू होने वाले हैं, तो आप इनके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए अगेन सेम कोड सोन लाइव यूज करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एंड ये ऑफर लिमिटेड टाइम का है, तो आप फटाफट से ज्वाइन कर लो। बाकी थैंक यू सो मच, लेट्स मीट टुमारो, एंड देखते हैं कैसा आपका परफॉर्मेंस रहता है। टेक केयर।